नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आगे जो पिछली क्लास में पढ़ा था, है ना, हमने गायों के बारे में अध्ययन किया था, फिर हमने देखा था भैंस के बारे में अध्ययन किया, फिर बकरी के बारे में अध्ययन किया और भेड़ के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऊँटों के बारे में अध्ययन, है ना, कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पर ऊँटों का विस्तार है ना। और राजस्थान में ऊँट का जो विस्तार है ना, क्यों है? क्योंकि वहां पर रेगिस्तान का जो रेगिस्तानी जो भाग है वो बहुत ज्यादा मिलता है। इसीलिए हमारे हमारे जो अगर ऊँट की मात्रा देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक मिलती है। तो इसी के आधार पर, है ना, इसी के आधार पर हम आज पूरी ऊँट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, है ना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ऊँट का वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले तो ऊँट का वर्गीकरण क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं। जैसे हम बात करें कि ऊँट की हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, नस्ल के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं? ऊँट की नस्ल के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। किसके बारे में? ऊँट की नस्ल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो जो जगत है ना, उसको किस जगत के अंदर रखा गया है, अगर यह पूछा जाता है तो जगत की बात करें तो इसको किस जगत में रखेंगे? जंतु जगत। कौन से जगत के अंदर रखेंगे? जंतु जगत के अंदर रखेंगे। फिर बात आती है संघ, है ना, संघ को बोलते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में या फिर साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं फाइलम, है ना। तो किस फाइलम के अंदर रखेंगे? तो ये जंतु जगत के बाद में आता है हमारा फाइलम, और फाइलम जो मेन हो जाता है इसको हम रखते हैं कोर्डेटा। ये समझ में आ गया। फिर बात आती है हमारी क्लास की, है ना। क्लास की बात आती है तो क्लास कौन सी हो जाएगी, उसकी फैमिली कौन सी हो जाएगी? क्लास की बात करें, है ना, तो क्लास मतलब वर्ग, है ना, तो वर्ग क्या हो जाएगा? तो उसका जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्तनधारी। क्या हो जाएगा? स्तनधारी। फिर हम बात करें गण की। गण होता है हमारा, क्या होता है? ऑर्डर, है ना। और ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, है ना, ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो आर्टियो डेक्टाइला। क्या हो जाएगा? आर्टियो डेक्टाइला। फिर हम बात करें, किसकी बात करें? फैमिली की, है ना। फैमिली की बात करें तो फैमिली कौन सी हो जाएगी इसकी? तो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है फैमिली, कि ऊँट जो होता है उसकी फैमिली हम कौन सी होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो इसकी जो फैमिली होती है वो होती है कैमिलिडी। कौन सी होती है? कैमिलिडी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर वंश की बात करें, है ना, तो वंश होता है इसका कैमिलस। कैमिलस, है ना, कौन सा हो जाएगा? कैमिलस। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें जाति की, तो जाति, है ना, यहां पर लिख देता हूं जाति। इसकी जाति अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ऊँट के बारे में देखें तो ऊँट भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक कुबड़ वाला दिखेगा आपको, और एक दिखेगा वो है दो कुबड़ वाला। तो उसके आधार पर उनके वैज्ञानिक नाम क्या क्या हो जाएंगे, ये भी आपको एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो जाति की बात करें, है ना, जाति की बात करें, और जाति में भी हम किसकी बात करेंगे? एक कुबड़ जी, ऐसा ऊँट जिसमें एक कुबड़ उपस्थित हो। तो ऐसे ऊँट को हम क्या बोलेंगे? कैमिलस, कैमिलस ड्रोमेडेरियस, ये कहेंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसको क्या कहेंगे। फिर हम बात करें दो कुबड़ वाला, है ना, दो कुबड़ वाला ऊँट, दो कुबड़ वाला ऊँट, अगर उसकी बात करें तो दो कुबड़ वाले ऊँट का नाम क्या हो जाएगा? कैमिलस, कैमिलस बैक्टीरियस।
ये आपको ध्यान में आ गया होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपकी स्पीशीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसमें, एग्जाम के अंदर, है ना। एक कुबड़ वाला जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसका साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा एक कुबड़ वाले का, कैमिलस ड्रोमेडेरियस। और बात करें हम किसकी, दो कुबड़ वाले की बात करें तो दो कुबड़ वाले की जो हमारी वैज्ञानिक नाम, जो साइंटिफिक नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, कैमिलस बैक्टीरियनियस। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम आगे चले, है ना, इसको एक बार उतारेंगे, इसके बाद में हम आगे चले। तो आगे क्या है कि जो ऊंट का जो भी नस्ल है ना, उसके बारे में अगर हम वर्तमान की स्थिति को लेकर, है ना, उसकी जानकारी प्राप्त करें तो कहा जा सकता है कि जो एक ICAR संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना, उसने एक संस्था का गठन किया था। उस संस्था का नाम था NBAGR। NBAGR क्या है पूछा जाए तो NBAGR है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, है ना। ये एक ऐसी संस्था है जो जितनी भी नई नस्लें होगी उसका पंजीकरण किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए कि भारत में कहां पर पूछा जा रहा है, भारत में अगर पूछा जाए कि ऊंट की कुल नस्ल कितनी पंजीकृत है, तो ऊंट की जो कुल नस्ल जो पंजीकृत है वो है हमारी 9, है ना। तो ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 9, कुल पंजीकृत नस्लें कहां पर, इंडिया के अंदर पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी आपकी, इंडिया के अंदर पूछा जाए तो 9 हो जाएगी, जिसमें से राजस्थान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान की भर्ती है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऊंट की नस्लें मिलेगी, एक मिलेगी हमें बीकानेरी, दूसरी मिलेगी हमें जैसलमेरी, फिर मेवाड़ी, फिर मेवाती मिलेगी, मारवाड़ी मिलेगी, और कौन सी मिलेगी, जालोरी। कौन सी मिलेगी, जालोरी। तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो बीकानेरी के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जैसलमेरी के बारे में भी अध्ययन करेंगे, और मेवाड़ी के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करें कि राजस्थान में समझ में आ गया कि कितनी नस्लें राजस्थान में पाई जाती है ऊंट की, अगर पूछा जाए तो संख्या में 6। कौन कौन सी है ये पूछा जाए तो बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी और जालोरी लास्ट में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट बात करें कि जो हमारा करीबी राज्य है उस राज्य का नाम है गुजरात, है ना। गुजरात है समीपस्थ स्थल है ना, समीपस्थ हम कह सकते हैं राज्य, तो वो है गुजरात। और गुजरात में भी 2 नस्लें पाई जाती है, संख्या में कितनी गुजरात में 2, एक का नाम है कच्छी और दूसरा का नाम है खाराई। कौन सी, कच्छी, खाराई, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, गुजरात में भी 2 नस्लें मिल रही है। फिर अगर हम बात करें, किसकी बात करें, एक और करीबी राज्य है हमारा, वो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी एक नस्ल मिलती है और उस एक नस्ल का जो नाम है वो है हमारा मालवी। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कुल मिलाकर अगर नस्लों की बात की जाए तो 6 तो ये हो गई, 2 ये हो गई, 8 और 1 9, कंप्लीट हो गया 9, है ना, कि 9 नस्लें ये होती है, किसकी होती है, ऊंट की। क्योंकि क्वेश्चन इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि राजस्थान के अंदर जो रेगिस्तान का विस्तार है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 61.11% माना जाता है। और अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ऊंट हमारा कहां पर निवास करता है, रेगिस्तान के अंदर निवास करता है, तो उसकी जनसंख्या भी सर्वाधिक हम मान सकते हैं। तो उसमें भी हम देखें तो राजस्थान में अगर सर्वाधिक देखें तो इन क्षेत्रों में पाया जाता है ऊंट की नस्ल, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि ऊंट को हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या पूछा जाएगा, रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है, या फिर इस तरह से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको क्या बताना है, रेगिस्तान का जहाज हम किसको कहते हैं, ऊंट को कहते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हमेशा आने की ट्राई रहती है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन हमेशा डालता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, इसको नोट करेंगे।
और नोट करने के बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट है हम जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल है, और उस नस्ल का जो नाम है वो क्या हो जाएगा आपका, बीकानेरी नस्ल। कौन सा नाम हो जाएगा आपका, बीकानेरी नस्ल, है ना। तो ये आपका ध्यान रखना है। किस नस्ल के बारे में हम अध्ययन करेंगे, बीकानेरी, है ना। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये जो नस्ल है ये कहां पर मिलेगी। सबसे पहले तो बीकानेर, है ना, बीकानेर, बीकानेर के अंदर। कहां मिलेगी, बीकानेर के अंदर। और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, किसकी बात करें, अगर नेक्स्ट बात करें, है ना, और ये जो नस्ल होती है उसकी जो अगर ऊंचाई की बात करें, किसकी बात करें, ऊंचाई की, तो ये जो ऊंचाई हो जाएगी इस नस्ल की वो हो जाएगी लगभग 10 से लगाकर 12 फीट तक होती है। ये भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। फिर हम बात करें, अगर बात करें किसकी, स्टॉप या फिर जिप्रा, स्टॉप या फिर जिप्रा, है ना, इसी नस्ल में उपस्थित होता है। यहां से मतलब यहां पे लिख लीजिए कि स्टॉप व जिप्रा है वह इसी नस्ल में पाया जाता है। तो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है, स्टॉप और जिब्रा इसी नस्ल में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसकी जो खोपड़ी होती है ना, इसका जो ललाट होता है उसके ऊपर एक खड्डा मिलता है ना, जिसको हम, जो गड्ढा होता है जो, उसको हम क्या बोलते हैं, फोसा, फोसा के नाम से जानते हैं, है ना, जो कि ये अंदर की तरफ दबी हुई रहती है, ये इस तरह से, है ना। फिर इसका अगर रंग पूछा जाए, कैसा हो जाएगा रंग, कैसा हो जाएगा, काला भूरा मिक्स में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम अगर बात करें, किसकी बात करें, हम बात कर रहे हैं, एक है हमारा राष्ट्रीय, अपना हमारा जो एक है वो है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, है ना, क्या है, राष्ट्रीय ऊष्ण अनुसंधान केंद्र। ये कहां पर है, यूं पूछा जाए तो ये है जोहड़बीड़ बीकानेर, एक क्षेत्र है जोहड़बीड़, और इस जोहड़बीड़ में भी कहां पर, बीकानेर के अंदर, बीकानेर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम अगर बात करें, है ना, तो ये जो नस्ल है वो है हमारे, एक तो सिंधी, और एक बलूची, इन दोनों के संकरण से जो उत्पन्न हुई है वो है बीकानेरी नस्ल, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसका जो दूध होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका जो दूध होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके दूध के सेवन से क्या होता है, इसका जब हम दूध का सेवन करेंगे तो दूध का जो जब सेवन करेंगे तो दूध का जब सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूध का जब सेवन करेंगे तो जो ग्लूकोज की मात्रा होगी, है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा होगी उस लेवल को क्या करता है, ये कम करता है, क्योंकि इसका जो दूध होता है उसमें इंसुलिन पाया जाता है। तो एक पॉइंट और लिखेंगे कि इसके दूध में इंसुलिन पाया जाता है। एक पॉइंट आप ये भी ध्यान
रखेंगे, है ना। और अगर कहा जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी थी हमारी नस्ल, बीकानेरी, बीकानेरी, है ना। कौन सी नस्ल है, बीकानेरी। तो इस बीकानेरी में हम कहें तो इसका जो शरीर होता है वो भी कैसा होता है, कैसा होता है, शरीर होता है वो भी हष्ट पुष्ट होता है। एक तो ये भी ध्यान रखना है ना। और अगर पूछा जाए ऊंटों की सबसे सुंदर नस्ल है ना। एक तो ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर हम बात करें, स्टॉप की बात करी थी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर भी लिख देता हूं कि स्टॉप व जिप्रा, है ना, इसी नस्ल में क्या होता है, प्रेजेंट, उपस्थित होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक तो ये हो गया। फिर हम बात करें जो जिप्रा, हम किसको बोलेंगे, जिप्रा। तो सबसे पहले आपको बच्चे पूछते हैं कि जिप्रा क्या होता है, ये भी पूछा जाता है, क्योंकि हम लिखवा देते हैं कि स्टॉप और जिप्रा होता है। तो जिप्रा होता क्या है ये तो जाने हम। जो ऊंट होते हैं ना, यहाँ पर जो हमने ऊंट बना रखा है, ये ऊंट होते हैं, उनकी जो आंख देख रहे हैं, ऊंट के आंख के चारों ओर जो बाल पाए जाते हैं ब्लैक कलर के, है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जिप्रा कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें जो जिब्रा होता है वो कौन से ऊंट में, और ये वाली जो नस्ल है इसको हम कहां पर उपयोग ले रहे हैं, इस नस्ल को हम बोझा ढोने और कृषि कार्य, इन दोनों में उपयोग किया जाता है। मतलब हमने बीकानेरी में क्या देखा कि ये जो बीकानेरी जो नस्ल है इसको हम कहां पर देख रहे थे, बीकानेर के अंदर या फिर उसके आसपास के क्षेत्र जितना होगा वहां पर इसका विस्तार होगा। फिर हमने बात करी कि इसकी ऊंचाई लगभग कितनी हो जाएगी, तो 10 से लगाकर 12 फीट हो जाएगी। फिर हमने बात करा कि स्टॉप व जिब्रा इसी नस्ल में उपस्थित होता है। जिब्रा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा आंखों के ऊपर जो बाल पाए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, जिब्रा कहते हैं। ये ध्यान रखना है। फिर फोसा क्या था, जो ये खोपड़ी के ऊपर से जो ये गड्ढा दिखता है इसको हम क्या बोलते हैं, फोसा के नाम से जानते हैं। और इसका जो दूध होता है उस दूध के अंदर क्या पाया जाता है, इंसुलिन पाया जाता है। इसलिए जब ये मानव इसके दूध का जब सेवन करता है तो हम जो ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको क्या कर देता है, घटा देता है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी मधुमेह जिस इंसान को है या फिर शुगर जिस इंसान को है, तो उसको उठनी का दूध अगर सेवन करेगा तो वो सामान्य अवस्था में चले जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। फिर हम बात करें कि इसका जो रंग था वो काला भूरा होता है। फिर एक संस्थान राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र है जो कि कहां पर है, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र कहां पर है, जोहड़बीड़ बीकानेर में। फिर हमने देखा कि ये जो बीकानेरी है ना, ये जो बीकानेरी नस्ल है इसको सिंधी और एक बलूची नस्ल है, इन दोनों के संकरण से जो उत्पन्न हुई है वो नस्ल है हमारी ऊंट की बीकानेरी नस्ल। फिर हमने देखा नेक्स्ट कि ऊंट जो भी जितने भी ऊंट है उन सभी ऊंटों में सबसे अगर सुंदर है ना, सुंदर है तो वो कौन सा ऊंट है, बीकानेरी ऊंट। और इस बीकानेरी ऊंट को हम दो कामों में यूज लेते हैं, या तो फिर बोझा ढोने के लिए उपयोग में लेंगे या फिर कृषि कार्य के लिए उपयोग में लेते हैं। ये इतनी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में, बीकानेरी नस्ल के बारे में। फिर हम नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट एक नस्ल आती है हमारी जैसलमेरी। और जैसलमेरी का जो विस्तार हो जाएगा वो विस्तार कहां कहां पर होगा जैसलमेरी का, तो जैसलमेरी का जो विस्तार होगा वो देख लेते हैं हम, है ना। इसका उत्पत्ति स्थान देखें, है ना, क्या देख रहे हैं, उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान, है ना। इसकी अगर उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये एक हमारा जो नजदीकी जो राष्ट्र है
है ना, वो है पाकिस्तान, अंतरराष्ट्रीय है ना, अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान। है ना, देश कौन सा है हमारा नजदीकी, वो है हमारा पाकिस्तान। और पाकिस्तान में भी एक प्रांत होता है, वो है हमारा सिंध प्रांत, है ना, नाम सुना होगा सभी ने, सिंध प्रांत होता है ना। और इस सिंध प्रांत में भी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है थार पारकर। मतलब पाकिस्तान में दो प्रांत हैं, एक पंजाब प्रांत है और एक सिंध प्रांत है। और सिंध प्रांत के कौन से जिले से, थारपारकर जिले से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, किसकी, जैसलमेरी की। फिर हम दूसरी बात करें, दूसरी बात ये करेंगे कि इसका जो वितरण क्षेत्र है, वितरण क्षेत्र की बात करें तो इसका जो वितरण क्षेत्र है वो है जैसलमेर, है ना, राजस्थान में कहां पर है, जैसलमेर, ये हमें ध्यान रखना है। और जैसलमेर व उसके आसपास के क्षेत्र, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि ये जो नस्ल है इसकी ऊंचाई कितनी होती है ना, तो इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग, इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो लगभग हो जाएगी 7 से लगाकर 9 फीट, ये ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें, है ना, कि जो हमारी एक तो बीकानेरी नस्ल पड़ी थी उसमें स्टॉप या फिर जिब्रा जो था वो तो प्रेजेंट था, लेकिन इसमें स्टॉप या जिब्रा क्या होता है, अब्सेंट, नहीं पाया जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या देखने वाले, नेक्स्ट ये है कि ये वाले जो नस्ल है ना, ये होता है हमारा तेज दौड़ने, है ना, पशु, लिख लीजिए, इस नस्ल के पशु, इस नस्ल के पशु, इस नस्ल के पशु तेज दौड़ने, है ना, इस नस्ल के पशु तेज दौड़ने में माहिर होते हैं। एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसका अगर रंग पूछा जाए तो हल्का भूरा, ये जानकारी आपको ध्यान रखना है ना, जानकारी ध्यान रखनी है ना। फिर हम बात करें, ये जो नस्ल होती है, ये जो नस्ल होती है वो कैसी होती है, पतली दुबली, पतली होती है और दुबली, है ना, सुकड़ी, बहुत सारे नाम है, सुकड़ी, है ना, अपने राजस्थान में तो कई कई बोल देवे, तो ये ध्यान रखना है ना। तो इसका उत्पत्ति स्थान हम जैसलमेरी की बात कर रहे थे, और जैसलमेरी जो नस्ल है उसकी उत्पत्ति स्थान है पाकिस्तान, है ना, हमारा दुश्मनी राज्य, दुश्मनी राष्ट्र, है ना। तो उत्पत्ति स्थान अगर देखें तो पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी कहां पर, सिंध, और सिंध में भी कहां पर, थारपारकर, है ना। इसका जब वितरण क्षेत्र देखें तो वितरण क्षेत्र जैसलमेर या फिर उसके आसपास का जो क्षेत्र होगा वहां पर ये नस्ल मिलेगी। फिर इसकी ऊंचाई की बात की, ऊंचाई कहां कहां पर थी, 7 से लगाकर 9 फीट तक। फिर हमने बात करी इस नस्ल के जो पशु होते हैं वो तेज दौड़ने में क्या होते हैं, तेज दौड़ने में माहिर होते हैं, मतलब बहुत तेज भाग सकते हैं। ये रेत वाले भागों में कभी भाग के देखना, आप तो भाग ही नहीं सकते, है ना, चलिए, उसमें क्या है कि जो पैर हैं वो घट जाएंगे, लेकिन जब ऊंट दौड़ेगा ना तो उसका जो पैर होता है वो गद्दीदार होता है ना, तो वो कितनी भी रेत आ जाए तब भी कुछ भी नहीं होगा, वो दौड़ सकता है आराम से। और इसमें जो जिब्रा या फिर हमारा स्टॉप होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित, इसका रंग हल्का भूरा होता है। ये नस्ल होती है पतली दुबली प्रकार की होती है। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। फिर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, मेवाड़ी की बात कर रहे हैं। और मेवाड़ी नस्ल भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, मेवाड़ी नस्ल के बारे में, है ना। तो ये जो नस्ल है वो कहां पर पाई जाती है, एक तो मेवाड़ क्षेत्र में विस्तार, सबसे पहले तो
इसका कहां पर विस्तार होगा? मेवाड़ के क्षेत्र में एक तो विस्तार होगा। और अगर इसका रंग पूछा जाए, और रंग कैसा हो जाएगा? हल्का हल्का भूरा रंग हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करें, है ना, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसकी जो ये जो नस्ल है ना, ये जो नस्ल है, इनके जो शरीर होते हैं उन पर बहुत सारे बाल पाए जाते हैं, है ना। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। फिर हम बात करें कि ये वाली जो नस्ल है, इसके अगर बात करें कि होठ की, है ना, तो इसका जो होठ होता है इस नस्ल का, वो क्या होता है? लटका हुआ रहता है। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो इसका होठ के बारे में अगर बात करें, नीचे का होठ लटका हुआ रहता है। एक ये चीज ध्यान रखनी है ना, इसके बारे में क्या, नीचे का होठ जो होता है वो कैसा रहता है? लटका हुआ रहता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में आ गई। फिर हम इसकी जो मुख्य विशेषता तो यही है कि इसके जो होठ होता है वो कैसा होता है? लटका हुआ रहता है। फिर इसके जो ये फुट पैड देख रहे हैं आप, ये जो फुट पैड है ये देख रहे हैं, है ना, ये काफी मजबूत होते हैं, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस वाली नस्लों को ये कहां पर चलने में माहिर है? पहाड़ी क्षेत्रों में चलने में माहिर, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम देखें, है ना, कि इसके जो पैर होते हैं वो बहुत ही मतलब मजबूत होते हैं, है ना। तो मेवाड़ी की नस्ल इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये कहां पर पाई जा रही है? मेवाड़ के क्षेत्र में पाई जा रही है ना। और हमने बात करा कि इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? हल्का भूरा होता है। और इस पर क्या होता है? ये वाली जो नस्ल होती है इस पर बहुत सारे हल्के हल्के भूरे रंग के बाल होते हैं। फिर हम बात करें कि जो इसका जो होठ होता है, ये वाली जो नस्ल है इसकी मुख्य विशेषता क्या है? कि इसका जो होठ होगा नीचे वाला वो क्या होगा? लटका हुआ होगा। फिर हम बात करें कि ये वाली जो नस्ल है वो पहाड़ी क्षेत्रों में चलने में बहुत ही माहिर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ऊंट की नस्लों के बारे में हमें इतनी जानकारी रखनी है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है ना। इसका हम रिव्यू देख लेते हैं कि आपको भी कितना समझ में आया, है ना। और इम्पोर्टेंट भी मैं बताता चलूंगा। सबसे पहले हमने बात करा ऊंट का वर्गीकरण, है ना। ऊंट का वर्गीकरण की बात करी तो ऊंट का वर्गीकरण सबसे पहले हमने जगत देखा, जगत में जंतु जगत के अंदर, फिर संघ देखा, कोर्डेटा, वर्ग स्तनधारी, और गण की बात करें आर्टियोडेक्टाइला। और इसकी अगर फैमिली इंपॉर्टेंट है ना, ये जो फैमिली है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो फैमिली है वो कैमिलिडी के अंदर इसको रखा जाता है और इसका वंश कैमिलस है। और दो प्रकार के ऊंट पाए जाते हैं, एक तो एक कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है, दूसरा दो कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। और अगर हमने बात करें इस जाति की, है ना, तो एक कुबड़ वाला और दो, एक कुबड़ वाले का अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइंटिफिक नेम हो जाएगा कैमिलस ड्रोमेडेरियस। और दो कुबड़ वाला ऊंट की बात करें तो कैमिलस बैक्टीरियनियस। ये इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करें नेक्स्ट, हमने क्या बोला कि आईसीएआर ने एक संस्था बनाई एनबीएजीआर। इस एनबीएजीआर के अनुसार भारत में कुल पंजीकृत नस्ल किसकी? ऊंट की। तो वो कितनी हो जाएगी? संख्या में 9, है ना, वर्तमान के अनुसार। फिर हमने देखा कि राजस्थान में 6 नस्ल थी, गुजरात में 2 थी, एमपी में 1 थी, है ना। फिर हमने देखा कि जो ऊंट था उसको हम क्या बोल रहे थे? रेगिस्तान का जहाज, है ना, क्योंकि वो चलने फिरने में रेगिस्तान में माहिर होता है। फिर हमने नेक्स्ट देखा था कि जो बीकानेरी जो नस्ल थी, बीकानेरी नस्ल हमें बीकानेर के क्षेत्र में मिल रही थी, है ना। उसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट था। फिर इसमें इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसमें स्टॉप या फिर जिब्रा प्रेजेंट होता है ना ये। और इसके जो दूध होता है वो क्या होता है? बहुत उपयोगी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें इंसुलिन पाया जाता है और इंसुलिन
इंसुलिन पाया जाता है, इसीलिए है ना जो शुगर वाले जितने भी पेशेंट हैं वो अगर इस नस्ल का अगर दूध पिएंगे तो वो बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल ये क्या कर देता है, कम कर देता है। फिर हमने बात करी कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है, चौहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। और ये वाली जो नस्ल थी इसको सिंधी और बलूची से मिलकर संकरण से इस नस्ल को हमने बनाया था। फिर हम बात करें कि बीकानेरी जो नस्ल है ना, उसको हम क्या बोल रहे थे कि ये जो नस्ल है ये बहुत ही सुंदर नस्ल है। फिर हमने बात करा कि इस नस्ल को हम बोझा ढोने और कृषि कार्य के लिए भी उपयोग करते हैं। फिर हमने देखा कि जो जैसलमेरी जो नस्ल है इसकी उत्पत्ति पूछी जाती है, उत्पत्ति पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थारपारकर जिले से मानी जाती है। वितरण क्षेत्र देखें तो जैसलमेर या फिर उसके आसपास का क्षेत्र, और इसकी ऊंचाई 7 से लगाकर 9 फीट हो जाएगा। और इसमें मेन ये ध्यान रखना है कि इसमें जिब्रा अब्सेंट होता है। फिर हम बात करें इसकी बात करें और इसकी बात करें कि इसके जो सबसे पहले तो इसके शरीर पे बाल होंगे, है ना, ये हमें ध्यान रखना है। और मेवाड़ क्षेत्र में इसका विस्तार बहुत ज्यादा है, इस नस्ल का नाम ही मेवाड़ क्षेत्र में होने के कारण मेवाड़ी गिराया गया है। फिर हम बात करें इसका रंग हल्का भूरा होता है और इसकी मुख्य विशेषता ये होती है कि इसका जो निचले वाला जो होठ होता है वो लटका हुआ रहता है ना, तो इसकी मुख्य विशेषता है ये। और पहाड़ी क्षेत्रों में चलने में भी ये बहुत माहिर होता है। तो ऊंट की नस्लों के बारे में हमें इतनी जानकारी ही लेनी है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, एग्जामिनर पूछेगा तो इसी के इर्द गिर्द पूछेगा, इसीलिए आपको सारी चीजें ये पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है और रीड आउट करना है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।